वेलकम बैक। और इससे पहले कि हम अपनी बातों में उलझे, एक नजर डालेंगे टॉप स्टोरीज पर। थोड़ा रिलीफ, थोड़ी परेशानी। हुकूमत का अगले 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। डीजल 4 रुपए महंगा, नई कीमत 105 रुपए 43 पैसे मुकर्रर। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया गया। मौसम जरा सा सर्द क्या हुआ, चिकन और अंडों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। कराची में चिकन 400 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की ट्रिपल सेंचुरी और अंडों की डबल सेंचुरी। और अगर आपने सर्दियां शुरू होने के बाद से चॉकलेटी अखरोट नहीं खाए तो पेशावर के कारखानों बाजार से मंगवा लीजिए। मुनफरिद ड्राई फ्रूट्स की इस मार्केट और मौसम सरमा की और भी कई सौगातें यहाँ मौजूद हैं। अब फर्क होता ना कि आपने थोड़ी सी खुशी दी और थोड़ा सा साथ दुख भी दे दिया। थोड़ी खुशी थोड़ा गम। हाँ बिल्कुल, थोड़ी खुशी थोड़ा गम, तो ऐसा ही कल हुआ है कुछ। वैसे तो गम ज्यादा, मुझे गम ज्यादा हुआ है। पूछे क्यों? हमजा डीजल पे चलती हैं हमारी सारी ये जो बड़ी लोडर गाड़ियां, माल बरदार सारी गाड़ियां, और फिर उस पे आते हैं अंडे, उस पे आता है चिकन, उस पे आती हैं सब्जियां, उस पे आते हैं हर चीज दुनिया की, और फिर वो उसकी वजह से महंगाई बढ़ जाती है। सो अगर आपसे 2 रुपए आपको 4 रुपए, ट्रांसपोर्ट भी, हाँ हर चीज महंगी हो जाती है ना। लेकिन अगर हमें रिलीफ मिल गया कि हमने अपनी गाड़ी में जो फ्यूल डलवाना है वो उसकी कीमत अभी स्टेबल है, तो भी हमारी जेब से पैसे तो निकलेंगे ही निकलेंगे। ट्रांसपोर्टर्स ऐसा भी करते हैं, अगर कैलकाटा में हुआ है ना पेट्रोल महंगा, तो वो यहाँ पर अपने किराए बढ़ा देते हैं। कोई चीज वो सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे होंगे, पेट्रोल महंगा हुआ होगा, लेकिन वो किराए बढ़ा देंगे। हाँ, ये भी है। आपको नहीं पता कि पेट्रोल महंगा हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम बड़े स्मार्ट लोग हैं ना, हम स्मार्टली काम करते हैं। लेकिन इस हवाले से हम बात कर लेते हैं मौशी अमूर के माहिर बरकतुल्लाह लोन से। जैसे आपको मालूम है, जो नोटिस जारी किया गया है जिसमें सर गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। फरमाइएगा, पेट्रोल की कीमत बरकरार रही है लेकिन डीजल महंगा कर दिया गया है। तो अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि फ़र्क तो अल्टीमेटली हर एक शख्स को पड़ ही जाएगा, क्योंकि सारे ट्रांसपोर्टर्स, तमाम जो आपके लोडर्स हैं वो सब डीजल यूज़ करते हैं। तो इसके जो असरात होंगे महंगाई के, वो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि फैसले आप इस फैसले को कैसा समझते हैं? जी वालेकुम सलाम सबको, गुड मॉर्निंग सबको। देखें, कल जो प्राइसेस का इन्होंने जो ऐलान किया है, अदर देन जो हाई स्पीड डीजल, सारी प्रोडक्ट जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उसको उन्होंने अभी एज इट इज रखा है 15 दिसंबर तक, और डीजल की प्राइस जो है वो 4 रुपए से बढ़ाया है। ये जानने से पहले कि इस प्राइस के जो हाई स्पीड डीजल के जो 4 रुपए बढ़े हैं उसका आवाम पे क्या इम्पेक्ट आएगा, महंगाई पे क्या इम्पेक्ट आएगा, मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूं कि आया कि ये जो 4 रुपए का जो इंक्रीज उन्होंने किया है डीजल पे, ये जस्टिफाइड है या नहीं जी। उसके बाद मैं उसको थोड़ा सा ब्रीफली जो है एक्सप्लेन कर दूं कि इसके महंगाई पे क्या असरात पड़ेंगे। देखें, ये 4 रुपए का जो इंक्रीज है, क्योंकि ग्लोबल जो आपका जो क्रूड ऑयल में थोड़ी सी इंक्रीज आई है जिसकी वजह से डीजल पे इम्पेक्ट आया है, तो उसकी वजह से इंडिया ने भी अब जो डीजल की प्राइस में 2 रुपए का इजाफा किया है। ठीक है, यानी इंडिया में 2 रुपए का मतलब ये है कि एग्जैक्टली पाकिस्तान में उसके 4 रुपए बनते हैं ऑलमोस्ट जी। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो जस्टिफाइड है अगर आप ग्लोबल प्राइसेस, डीजल की प्राइस को अगर उन्होंने इसको मैच करने के लिए किया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ग्लोबल जो पेट्रोल प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें आपका पेट्रोल भी है, डीजल भी है, लाइट स्पीड और हाई स्पीड, और आपका केरोसिन ऑयल, सारी चीज़ें जो है, पाकिस्तान की जो प्राइसेस हैं वो ऑलरेडी ग्लोबल ऑयल प्राइसेस से करस्पॉन्डिंगली मैच नहीं है, थोड़ी ज़्यादा है जी। तो जब ऑलरेडी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है ग्लोबल ऑयल प्राइसेस के हिसाब से ज़्यादा है, तो उसमें थोड़ी सी इंक्रीज जो हाई स्पीड डीजल की ग्लोबल प्राइस में हुई थी, उसका इम्पैक्ट फ़ौरन आवाम पे डालना मेरा ख्याल से मुनासिब नहीं था, क्योंकि आवाम ऑलरेडी जो है वो महंगाई में पिसी हुई है। और अभी जो मोहतरमा जो फरमा रही थी थोड़ी देर पहले, बिल्कुल बात सही है कि डीजल की प्राइस बढ़ने से क्या होता है कि उससे महंगाई बढ़ती है। पेट्रोल की प्राइस का जो कंज्यूमर है मेनली एलीट क्लास है,
वो लोग हैं जो कारें यूज़ करते हैं, वो कारें वो लोग यूज़ करते हैं जिनके पास कार खरीदने की कैपेसिटी है, जो फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं। लेकिन डीजल की प्राइस चूंकि हेवी व्हीकल्स, आपके जो ट्रक्स हैं और आपके ट्रेलर्स हैं, जो हेवी आपके व्हीकल्स हैं, और वो उसमें यूज़ होता है, और जाहिर है वो आपके जो प्रोडक्ट्स से, जैसे अभी बात हो रही थी जो कंज्यूमर गुड्स हैं, उसकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ये हेवी व्हीकल जो आपके ट्रांसपोर्ट है उसके जरिए होती है। उसका कंज्यूमर जो है वो उसकी जो कंजम्पशन है वो डीजल है। बिल्कुल ठीक है। बरकतुल्लाह साहब, महंगाई बढ़ती है, 4 रुपए की जो इंक्रीज की गई है उससे यकीनन जो है वो महंगाई पे उसका इम्पैक्ट आएगा, और मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक, महंगाई बढ़ेगी। बरकतुल्लाह साहब, ये फरमा दीजिएगा, आपने भारत का जिक्र किया, भारत में भी पेट्रोलियम लेवी इतनी ही है जितनी पाकिस्तान के अंदर है, और हम लेवी कितनी वसूल कर रहे हैं, हुकूमत वसूल कर रही है, क्या उसमें रिलीफ नहीं दिया जा सकता था आवाम को? नहीं, आप अगर देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब आप पेट्रोल प्राइसेस के जो प्राइस का जो उसका ब्रेकअप है, जो कंपोनेंट्स हैं, उसको अगर आप ब्रेक करते हैं तो उसके अंदर लेवीज जो है ना, मेरा ख्याल से मोर देन 50% लेवीज जो है ना एक्चुअल प्राइस से ज्यादा होती हैं जी। यानी पूरा अगर आप ब्रेकअप देखें उस पेट्रोल प्राइस, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने भी मुझे याद पड़ रहा है ऐसे कोई 1.5-2 साल पहले इस पे उन्होंने कोई एक्शन भी लिया था। उन्होंने पूरा गवर्नमेंट से एक एक्सप्लेनेशन मांगी थी कि आप इसकी जो है ना, आप बताएं हमें कि आवाम को ये इतना सारा बर्डन कैसे दिया जा रहा है। यानी पेट्रोल की प्राइस जो है लैंडेड कॉस्ट, यानी जो पाकिस्तान में जब लैंड करता है पेट्रोल, उसकी जो प्राइस बनती है, और उसके बाद जो एडिशनल लेवीज लगाई जाती है वो इतनी ज्यादा है कि मैं समझता हूँ मोर देन 50% होती है। तो जाहिर है बिल्कुल आपकी बात सही है कि गवर्नमेंट उन लेवीज पे थोड़ा सा रिलीफ देकर इस प्राइस को मेंटेन रख सकती थी, अगर थोड़ा सा आवाम का, गरीबों का दर्द रखती। और पाकिस्तान की आवाम जो इस वक्त ऑलरेडी महंगाई में जो है ना वो पिसी हुई है, ख़ासतौर से ये PTI की गवर्नमेंट आने के बाद जो महंगाई की जो एक लहर पूरे पाकिस्तान में 2.5 साल से चल रही है, उसको रिलीफ देने के लिए मैं समझता हूँ इस डीजल प्राइस को इंक्रीज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो लोन साहब ये भी फरमा दीजिएगा, आपको भी याद होगा, आवाम को भी याद है कि लेवी की प्राइसेस के ऊपर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत सबसे ज्यादा बात किया करती थी कि ये तो ज्यादती है, जुल्म है। तो अब जबकि और इसी दौर में सबसे ज्यादा गिरी खाम तेल की कीमतें दुनिया में, और उसका भी रिलीफ नहीं मिल सका आवाम को, वहाँ पर भी हम तेल ही नहीं मिल रहा था। माफियाज जो है वो कंट्रोल करते हैं मार्केट को। हुकूमतें इतनी बेबस क्यों हो जाती हैं? हुकूमत क्यों रिलीफ नहीं आवाम को दे सकती? जबकि उनकी बातें सुने या उनकी तकरीरें सुने तो लगता है कि इनसे ज़्यादा तो हमदर्द कोई नहीं है, और यही है जो कि अब सारे जहाँ का दर्द इन्हीं के जिगर में है। लेकिन फिर जब फैसले आते हैं तो उनसे पता चलता है कि नहीं, कहानी कुछ और है। नहीं है। PTI की अगर आप उसकी बात करती हैं, जब इलेक्शन से पहले वो सिर्फ इन लेवीज की बात नहीं करते थे, वो तो बात करते थे कि पाकिस्तान में एक साल में 10,000 अरब रुपीस की मनी लॉन्ड्रिंग होती है। वो बात करते थे पाकिस्तान में जो इनकम टैक्स की कलेक्शन है वो कोई 8,000 से 10,000 अरब रुपए की कलेक्शन होती है। यानी, और वो पेट्रोल की लेवीज की बात करते थे, वो महंगाई की बात करते थे, वो आवाम को रिलीफ देने की बात करते थे। वो तो सारी की सारी बातें जो है अपने कद से ज्यादा की थी, और झूठ बोला था आवाम से सिर्फ इक़्तिदार में आने के लिए। वो सारा झूठ बोल के, क्योंकि आवाम 2 पार्टीज के बारियों से तंग आ चुकी थी, इसलिए जो है उन्होंने वोट कास्ट करके PTI गवर्नमेंट को एक मौका दिया। लेकिन इन्होंने आने के बाद माशी पहलू में, जिसमें जाहिर है ये पेट्रोल प्राइसेस वन ऑफ द कंपोनेंट्स हैं, माशी फ्रंट पे मैं चूंकि एक माशी तजदीनिगार की हैसियत से चीज़ों को बारीकी से देखता हूँ हर एंगल से, माशी फ्रंट पे बजाय कोई बेहतरी करने के उन्होंने तबाही मचाई हुई है। तो उन लेवीज के हवाले से बिल्कुल आपकी बात सही है। उन्होंने हमेशा यही कहा था, नून लीग की गवर्नमेंट को ये ताने देते थे कि पेट्रोल की प्राइस जो लैंडेड प्राइस से लैंडेड कॉस्ट जो पड़ती है वो इतनी पड़ती है, और इतनी सारी लेवीज डंप करके आवाम को पेट्रोल और उसकी जो डीजल बेचा जाता है। तो आज ग्लोबल प्राइसेस जो हैं वो क्रूड की प्राइस को $45 पर बैरल है, उसके करस्पॉन्डिंग अगर आप थोड़ा सा मैच करें, पाकिस्तान में जो पेट्रोल की प्राइस इस वक्त 101 रुपया है, वो मेरे हिसाब से 60-65 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 70 रुपए हो सकती है।
ये जो 30 रुपए 35 रुपए जो एक्स्ट्रा आवाम की जेब से, जो ऑलरेडी आवाम गरीब आवाम जो महंगाई में पिसी हुई ठीक है, इन शॉर्ट आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा है। बरकतुल्लाह लोन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप बात कर रहे थे, तो रिलीफ का तो चक्कर ही नहीं है ना, रिलीफ तो नहीं मिल सकता है आवाम को। मरने के बाद ही रिलीफ मिलता है। मौसम जरा सा सर्द क्या हुआ, मुल्क भर में मुर्गी के गोश्त की कीमतों में भी इजाफा हो गया यार। ऐसा लगता है जैसे इन कीमतों को पर लग गए। हर रोज़ आप जाएं, अंडे आज कितने हैं, अभी की बात है कि अंडे जो हैं वो 100 रुपये, 150 रुपया, फिर 170, 180, फिर 190, 200 रुपये, और मुर्गी जो है वो 300 रुपए किलो। गरीब आदमी बेचारा क्या खाएगा हमजा, 300 रुपए किलो कौन अफोर्ड करेगा। अच्छा, ये डबल सेंचुरियां या तो न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज को मार रही है, या यहाँ पर जो है ना अंडों की हो रही है। और दुकानदार कहते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई का मामला है, तलब बढ़ जाती है ना। आपको पता नहीं है, ये तो बेसिक इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं कि जी के तलब बढ़ जाएगी तो चीज़ महंगी हो जाएगी। आप लोगों को समझ नहीं आती है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के बारे में क्या बताया गया है हमें उन ताजरों के बारे में क्या बताया गया है जो मुनाफाखोरी, नाजायज़ मुनाफाखोरी करते हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, जो इस तरह की जब ज़रूरत के वक्त कीमतें बढ़ाते हैं, उनके बारे में हमें कुछ बताया गया है ना हमजा? बिल्कुल बताया गया है, लेकिन हम अपने मतलब की चीज़ें सुनते हैं फरा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कोई भी चीज़ देख लें, अब कराची में चिकन की बात कर ली जाए जो 400 रुपये फ़ी किलो में बेचा जा रहा है, 400 रुपये फ़ी किलो में, हालांकि सरकारी कीमत 214 रुपए ये सरकारी कीमत कैसे तय होती है, ये तो मुझे बताएं। सरकार को नहीं पता कि 400 रुपए मिल रही है, बिक रही है, या सरकार को नहीं पता कि दुकानदार जो है वो 200 रुपए किलो पे नहीं। ये सरकारी कीमत क्यों होती है? इसलिए कि जब मेरे हाथ में ये पर्चा होगा, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा जी कि हमने तो रेट्स रख दिए हैं, वो ये रेट्स हैं, सब खुश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा आपको मिलेगा नहीं। तो इम्प्लीमेंट किसने करना होता है? फिर जब लिखा आपने दिया तो फिर इम्प्लीमेंट भी तो आप ही ने करना है। फिर आप क्यों 400 रुपए जो है महंगी 400 रुपए की मुर्गी आवाम तक पहुँचने देते हैं? ये सब बहुत संजीदा सवाल। अच्छा, वैसे ये मेरे से सवाल फरा अगर पूछ रही है ना, तो मेरे पास इस चीज़ का जवाब नहीं है, लेकिन सियासतदानों के पास होता है। अच्छा, वो कहते हैं कि जी कि ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, फलां हो रहा है, इतनी देर में सर्दियाँ गुजर जाएंगी और कहेंगे देखा हमने जब कार्रवाई की उसके बाद आज चिकन सस्ता नहीं हो गया, क्योंकि सर्दियाँ भी खत्म हो गई भाई। चलिए पोल्ट्री एसोसिएशन के रहनुमा से बात करते हैं। मारूफ साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। ये क्या हो रहा है सर? सर्दियों का आगाज़ हुआ है, अभी तो हल्की हल्की सर्दी जो है वो आई है मैदानी इलाकों में और कराची में, और चिकन और अंडों की कीमतें जो है वो आसमान पे जा पहुंची हैं। ये नाजायज़ मुनाफाखोरी हो रही है या फिर ये ब्लैक मार्केटिंग हो रही है? ये क्या है, क्या वजह है जिसकी वजह से कीमतें बढ़ रही हैं? बहुत शुक्रिया आपका मोहतरमा। आपने कहा कि ब्लैक मार्केटिंग हो नहीं सकती, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसको स्टॉक नहीं किया जा सकता। जैसा कि अभी आप ही साहब ने जो कहा है कि हम अपने मतलब की बात करते हैं, तो आप महंगाई की बात करते हैं। अगर मैं आपको रिकॉर्ड दिखाऊं और आपके कैमरामैन अगर दिखा सकें, तो मुर्गी का रेट जो है 2014 में भी 220 रुपये था जिंदा मुर्गी का, और मुर्गी का जो गोश्त का रेट है वो भी तकरीबन 360 रुपये था। आज 5 साल 6 साल गुजरने के बावजूद जो है मुर्गी की कीमत आज भी 400 रुपये नहीं है। कराची के अंदर 360 रुपये किलो गोश्त बिक रहा है, और लाइव बर्ड जो है वो 246 की है। उसके साथ साथ अगर मैं ये कहूँ कि जनवरी 2019 में फीड की कीमत जो है वो 2680 रुपये थी, जो दिसंबर 2020 में 3450 रुपये हो गई। 770 रुपये का फी बैग इजाफा हुआ है। उसके बावजूद आप अगर डेली बेसिस के ऊपर देखें तो आपको रेट की फ्लैक्चुएशन नज़र आएगी। जब डिमांड होती है और सप्लाई कम होती है तो रेट बढ़ जाता है, और सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो रेट नीचे आ जाता है। इसी तरीके से जो लेयर फार्मिंग है, जो अंडे देने वाली मुर्गियाँ पिछले 2 साल से मुसलसल लॉस कर रहे थे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से बहुत कम सेल हो रही थी। उस वजह से काफ़ी फार्म बंद हुए, और जो फार्म रह गए, अगर उस अंडे का भी देखें तो अगर 2012 में चले जाएं तो 2012 में भी जो है वो रेट 4-4.5 हज़ार रुपये पेटी तक गया था। इस बार भी वो वही है, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम देखें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो मुसलसल बढ़ रही। डॉलर की कीमत 105 थी। हमारी 50% चीज़ें, बल्कि 70% चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर से आती हैं, और उनका सारा दारोमदार जो वो डॉलर के ऊपर होता है। जिस तरह सोयाबीन है,
और इस तरह मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, वो सारे के सारे पाकिस्तान से बाहर से इंपोर्ट होते हैं, जिनकी कीमतों में बेइंतहा इजाफा हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट को भी आप देख लें, वहाँ इजाफा, लेकिन मुर्गी की कीमत एकदम नहीं बढ़ाई जा सकती। उसकी वजह यही है कि डिमांड और सप्लाई के ऊपर है। मेरी बात थोड़ी सी सुन लीजिएगा, डिमांड और सप्लाई के ऊपर है, और डिमांड और सप्लाई के ऊपर जो है वो मुर्गी बिकती है, अंडा बिकता है। आज अगर खुदा ना खास्ता कोई वजह हो जाए, शादी ब्याह की मतलब दावतें खत्म हो जाए, तो मुर्गी का रेट एकदम नीचे। कल मुर्गी का रेट 246 रुपए था और आज मुर्गी का रेट 230 रुपए का, एक दिन में 16 रुपए का फर्क पड़ेगा। ये सिर्फ डिमांड और सप्लाई की वजह कि रेस्टोरेंट जो है वो जल्दी बंद हो रहे हैं। ठीक है, सरकारी कीमत जो है सर वो तो 214 रुपए है, तो फिर उससे अगर सरकारी कीमत जो है वो आपसे पूछ के नहीं तय होती, और अगर आपको मालूम है कि सरकारी नर्ख ये है और आप उससे ज्यादा पे बेचेंगे, तो फिर अगर महकमाना कार्रवाई की जाए तो भी आप कहते हैं, एहतजाज करते हैं कि हमारे साथ ज्यादती होगी, या तो उस वक्त मतलब ये दो रेट्स क्यों मार्केट में चल रहे होते हैं बैक वक्त? देखिए, इसका बेहतर जवाब तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कब तक कोई चीज सेल करेगा। अगर 214 रुपए को लें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, ये तो गवर्नमेंट के लोग बता सकते हैं कि वो रेट क्यों ऐसा दे रहे हैं। हम रेट नहीं देते, हम तो मार्केट में जो रेट होता है उस रेट को कोट करते हैं कि आज मुर्गी इस रेट के ऊपर सेल हुई है। और ये सारी मुर्गी जो सेल होती है, ये अंडा सेल होता है, वो मैंने आपसे कहा ना कि डिमांड के ऊपर होता है। अगर आज डिमांड खत्म हो जाए, अंडे का रेट कम हो जाता है। ये पहली बार हुआ है। आम का मौसम आता था तो अंडे का रेट कम हो जाता था, स्कूल बंद हो जाते हैं तो अंडे का रेट कम हो जाता है। सिद्दीकी साहब, स्कूल बंद हो गए, आपने माजी की कुछ मिसालें दी, उनके साथ आदादो शुमार मैच किए। उस तरीके से शादियों का सीजन नहीं है, शादियां वैसे नहीं हो रही हैं, बंदे भी महदूद कर दिए गए हैं, तो डिमांड एंड सप्लाई में, डिमांड में तो फर्क आया है, जो आपने आदादो शुमार बताए उसके मुताबिक पिछले सालों के साथ कंपेयर किया गया, लेकिन कीमतों में फर्क नहीं आया। सर, मैंने आपसे कहा ना, कीमतों में फर्क आया है। एक दिन में 16 रुपए का फर्क पड़ा है मुर्गी के ऊपर। ये सिर्फ शादी ब्याह कम होने की वजह से। शादी ब्याह और मजीद कम हो गए तो ये इंडस्ट्री फिर एक दफा डूब जाएगी, जैसे कि पहले हुआ था। जब कोविड आया था उसके बाद जो है वो चूजे लोगों ने नहरों में फेंके, लोगों ने फ्री में बांटे, मुर्गी लोगों ने फ्री में बांटी है। आप कहें तो मैं उसके क्लिप आपको बहुत सारी जगह के दिखा सकता हूं कि किस तरीके से लोगों ने लॉसेस किए हैं। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। अगर आपके कैमरामैन दिखा सके तो मैं एक एक चीज जो है ना पिछले 10 साल पुरानी भी दिखा सकता हूं। मैंने आपसे यही कहा ना कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेइंतहा बढ़ी है। एक साल के अंदर 770 रुपए एक फीड बैग के ऊपर, जो 50 किलो का बैग है उसके ऊपर बढ़े, और वो तकरीबन 15 रुपए 40 रुपए 15.40 पैसे जो है वो 1 किलो के ऊपर जो फीड की कीमत बढ़ी है। तो ये कीमतें बढ़ने में क्यों, ये महंगाई जो सर हो रही है पोल्ट्री को अगर हम देख लें, तो क्या इसमें कोई हुकूमत का अमल दखल है, या हुकूमत का तो इसमें कोई अमल दखल ही नहीं है? रेट इतना ही होना चाहिए था जितने पे ये बिक रहा है। देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर हम रेट मुकर्रर कर सकते हैं ना तो पूरा साल फिर एक जैसा रेट रहता। अगर आप इसको देखें, इस महीने के शुरू में, नवंबर के शुरू में रेट जो है वो 194 था और आखिर में 248 हो गया। अगर हम इसके पिछले महीने जाएं तो मुर्गी जो है वो 118 रुपए में बिक रही थी। 118 रुपए में, 138 रुपए में, 142 रुपए में। मेरे पास ये पूरा रिकॉर्ड है, एक एक दिन का रिकॉर्ड। अगर आप दिखा सकें तो एक एक दिन का रिकॉर्ड है कि डेली बेसिस के ऊपर मुर्गी का रेट जो है ना वेरिएशन करता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, और ये सारा डिमांड और सप्लाई पे। आज अगर डिमांड खुदा ना खास्ता खत्म हो जाए, देखेंगे 2 से 3 दिन के अंदर मुर्गी का रेट है वो 50 से 60 रुपए नीचे आ जाता है। बिल्कुल ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई पर ही मुर्गी खाना बंद कर दें आप। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी साहब की बातें सुने ना तो वो भी सही कह रहे हैं। मतलब कॉस्ट हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो हमें नहीं नजर आती ना हमजा। मतलब अगर उन्होंने 214 रुपये रेट मुकर्रर किया है तो क्या सोच के किया है? अगर जो सप्लाई करने वाले हैं वो कह रहे हैं तो वारा ही नहीं खाता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हमें नहीं हम मैनेज कर सकते, तो उन्होंने क्या सोच के तय कर लिया है कि 214 वो कारोबार कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो अपनी कॉस्ट निकालने के बाद कुछ ना कुछ तो उसमें से कमाएंगे ही, और वो भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है, हमें उनको भी देखना है। तो फिर ये जो मिडिल बॉडी है ना, ये वहाँ पे लैग कर रहा है। हम इतना कर देंगे, आप अपनी मर्जी से डिमांड एंड सप्लाई देखकर बेचते रहे, हम आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। ये एक फाइनल जो चीज समझ आती है ना इस पूरे सिस्टम के बाद, मुझे तो लगता है देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी एट ऑल जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो इन दोनों के यूजर एंड सप्लायर जो है उसके दरमियान जिसने प्ले करना होता है कि रेगुलेट करे वो हर चीज को, कि उनका भी नुकसान ना हो और इनके साथ भी ज्यादती ना हो। वो रोल हमें नजर नहीं आता है, जिसकी वजह से तमाम जो बर्डन है या वो यूजर पे पड़ जाता है या उसका नुकसान और खमियाजा जो है वो सप्लायर को भुगतना पड़ता है। 2 रेट्स नहीं निकलने चाहिए, हम तो ये बात कर रहे हैं। रेट एक निकलना चाहिए ताकि कोई तो जिम्मेदारी ले कि हाँ जी ये रेट हमने निकाला था और ये महंगा है, ये ज्यादा है या ये कम है, उस पर बहस की जाए। बदकिस्मती से ऐसा लगता है जैसे हुकूमत का काम सिर्फ तकरीरें करना है।
बाकी काम किसका है वो नहीं समझ आ रही कि वो काम किसने करना होता है, कि बातें करने के अलावा वो जो बातें की जाती हैं उनको अमली जामा जो है वो किसने पहनाना है। आगे बढ़ते हैं फराह, और आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं कि मधुर धुनों से पाकिस्तानी फिल्मों को सजाने वाले निसार बज़मी साहब का आज 96वां यौम पैदाइश है। जो धुन कंपोज की उन्होंने वो लाजवाब थी, और क्या बड़े बड़े गायक जिनका नाम लेते हैं हम तो हमें फ़ख्र होता है खुद पर, वो उनकी धुनों को गाकर इतने मशहूर हो गए। और क्या कॉम्पोजिशंस थी हमजा, इतनी मधुर, इतनी सुरीली, इतनी खूबसूरत कि उन्होंने जिस भी मुश्किल से मुश्किल गीत को भी जब उन्होंने ढाला है एक सुर में, तो वो एक ऐसा मास्टरपीस बना कि उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। ये वो खूबसूरत तख्लीकात थी जो आज तक लाजवाल है, हमेशा रहेंगी। जब भी आप सुन लें इनके कंपोज किए हुए गीतों को तो ऐसा लगता है जैसे वो सदाबहार है, और वो सदाबहार है। बिल्कुल, इसीलिए आज हम बात भी कर रहे हैं, क्योंकि उसमें ऐसा उन्होंने तड़का लगाया हुआ है सुर का, साथ साथ आवाज़ का, साथ साथ मुख्तलिफ जगह जो वो उसमें बनाते थे। और फिर सबसे बड़ी बात हमजा, उनकी कॉम्पोजिशन तासुर होता था। बिल्कुल तासुर, जो गाना होता था या उसका जो तासुर होता था, वो सुर या वो कॉम्पोजिशन उस तासुर को भी लेके चलती। क्या मेहदी हसन खान साहब, क्या मैडम नूरजहां, अहमद रुश्ती साहब, रूना लैला, सब ने गीत गाए, और बेहतरीन गीत वो आज तक हम याद तो रखते हैं कि ये फलां ने गाया था, मौसीकार कौन थे ये हम याद नहीं रखते हैं। और ये वो गोल्डन एज थी पाकिस्तान की, जिसमें पाकिस्तान इस महाज पर भी, कल्चरल सकाफती फिल्म का जो महाज था उस पर भी पूरी तरह से एक्टिव था। पूरी दुनिया में हमारे पहनावे, हमारी गुफ्तगू, हमारी गुफ्तशनीद, हमारी अखलाकी जो कदरें, उसके तहत फिल्में बनाई जाती थी, देखी जाती थी, पसंद की जाती थी। अब क्या है, हमने उस सारे चैप्टर को रोल बैक कर दिया और अब बाहर से आती हैं चीज़ें जिसमें ज़बान भी कुछ और है, जिसमें श्लोक भी है, सब कुछ इम्पोर्ट कर, हाँ, जिसमें श्लोक हैं, वो जिन चीज़ों को हम बुरा समझते हैं उनको हम देख रहे हैं, एंजॉय हम उनसे कर रहे हैं, फिर बाद में हम उनको कह रहे हैं कि ये बहुत बुरा है। सो डबल एक मुनाफकत का एक रवैया जो है वो सिरायत कर गया। हमें नहीं पता क्या करना है, क्या नहीं करना। इनकी धुनें सुन लें और उधर से उस दौर के रफ़ी साहब को सुन लें, आप किशोर कुमार का दौर देख लें, रफ़ी साहब का उससे पहले का आप दौर देख लें, तो आपको लगेगा कि कुछ खास फर्क म्यूजिक में तो है ही नहीं। म्यूजिक तो पाकिस्तान का बहुत अच्छा है, आवाज़ें बड़ी खूबसूरत रही हैं, इसलिए तो मैं कह रही हूँ इसे गोल्डन एज कहते हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का। ये सुनहरा दौर था, और ये इन्हीं सुनहरे लोगों की वजह से सुनहरा था। अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे। हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं।